आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। अवेकनिंग क्लासेस आप बच्चों के लिए एक इंडियन इकोनॉमी की सीरीज लेके आया है। इस सीरीज में हम जितने भी कंसेप्ट्स हैं इंडियन इकोनॉमी में, चाहे वो जीडीपी ओरिएंटेड नेशनल इनकम का कंसेप्ट है, इन्फ्लेशन क्या है, आरबीआई का क्या रोल है इंडिया में, और भी जितने टॉपिक्स हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं, प्लान्स हैं, डिफरेंट प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं इंडिया में, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है, एलपीजी रिफॉर्म्स हैं, इन सब चीजों को हम इस लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक टू एक्सट्रीम लेवल। चाहे आप किसी क्लास 4th एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें जितने भी कंसेप्ट आएंगे इकोनॉमिक्स से, उन सब कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। प्लस हमारा इस तरह से शेड्यूल होगा कि हम पहले तो आपको लेक्चर के बारे में बताएंगे, कोई भी टॉपिक होगा उसका कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया जाएगा। देन हर एक दिन आपको उसी दिन में उसी लेक्चर में कुछ एमसीक्यूज भी इंक्लूड किए जाएंगे। ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट एग्जाम के, चाहे वो एसएससी के होंगे, चाहे जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी, चाहे यूपीएससी लेवल के। आपको होलिस्टिक वे में पढ़ाया जाएगा ताकि इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड कोई भी टेंशन आपको किसी एग्जाम में नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स बेसिकली होती क्या है, इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो क्या होती है, और माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंट तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो मार्केट इकोनॉमी होती है, नॉन मार्केट इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, और इनके रिलेटेड बहुत सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आपको इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग्स की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उन सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम कहां पर पढ़ते हैं? सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? देखो, जितनी भी एक्टिविटीज, जो भी कोई आप काम करो जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, जहां पर पैसों की बात हो, उन सब चीजें किसमें आ जाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो इकोनॉमिक्स में हम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मींस जितनी भी एक्टिविटीज जिनमें मनी की इन्वॉल्वमेंट है, उनको स्टडी करते हैं। सेकंड कंसेप्ट जो है, मेन कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का यहां से अराइज होता है। देखो, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, कोई भी चीज है, चाहे वो कोल है, पेट्रोलियम है, चाहे वाटर है, हर एक रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स है, उसकी स्कार्सिटी है, मतलब लिमिटेशन है कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। बट रिसोर्सेज के ऊपर ओवरबर्डन बहुत ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा राइज हो रही है। ठीक है, ये चीज आप समझते हो ना कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा राइज हो रही है। तो इकोनॉमिक्स वही सब्जेक्ट है जिसमें क्या किया जाता है कि जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज जो हमारे पास कम है, उनको किस तरह से हम अच्छे वे में यूटिलाइज करें ताकि सभी पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा किया जा सके। तो ये डेफिनेशन बेसिकली इकोनॉमिक्स की समझी जाती है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है? हाउ सोसाइटीज use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people। तो इकोनॉमिक्स में ये चीज पढ़ी जाती है कि किस तरह जो सोसाइटीज हैं वो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के होते हुए, मतलब हमारे रिसोर्सेज कम हैं उनके बावजूद वैल्यूएबल गुड कमोडिटीज को प्रोड्यूस करेगी और किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिफरेंट लोगों के बीच में। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज कम है बट हमें उस तरह से उसको यूटिलाइज करना है ताकि हम अपनी पॉपुलेशन की नीड को पूरा कर सकें। यही हमारी इकोनॉमिक्स का एजेंडा है, इसमें हम यही स्टडी करते हैं। ठीक है, ये तो आपको डेफिनेशन समझनी थी। बट अगर आपको वन डे एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स के रिलेटेड पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड से उठाया गया है। ग्रीक वर्ड से उठाया गया, क्या वर्ड का नाम है? आइकोनॉमिया। क्या नाम है? आइकोनॉमिया। तो ये आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड। जैसे किसी घर की मैनेजमेंट, मतलब इकोनॉमिकल मैनेजमेंट किसी घर की, ठीक है, किसी इंडिविजुअल की, किसी फैमिली की, किसी कंपनी की, देन किसी नेशन की, ये सब चीजें इकोनॉमी के अंदर आ जाती हैं। तो इकोनॉमी एक ग्रीक वर्ड से उठाया गया है, इकोनॉमिया, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड। ठीक है, अब हम यहां पर चलते हैं कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपने भी सुना होगा, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल लेवल पे होती है, फैमिली या कंपनी लेवल में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है जहां पर पूरे नेशन को इंक्लूड किया जाता है। अब इकोनॉमिक्स को दो पार्ट, इनिशियली इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड नहीं थी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो, हुआ क्या कि 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आता है, कहां पर? यूएस और यूरोप में। ठीक है, एक ग्रेट डिप्रेशन आता है। ग्रेट डिप्रेशन कहां पर आता है? यूरोप और यूएस में। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब है कि एक ऐसी इकोनॉमी में कंडीशन आ जाती है जहां पर क्या होता है कि आउटपुट बहुत लो हो जाती है, मतलब प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है, प्लस इंप्लॉयमेंट जो है वो भी बहुत कम हो रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। तो 1929-30 में क्या होता है कि यूरोप और यूएस में क्या होता है, एक ग्रेट डिप्रेशन आता है जिसमें क्या होता है कि आउटपुट जो है वो बहुत कम हो जाती है प्रोडक्शन की, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाती है। कहते हैं कि 3% इनिशियली थी अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर, और ग्रेट डिप्रेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट 25% तक पहुंच जाती है। ठीक है, इतनी मतलब खराब कंडीशन हो जाती है।
अब इस कंडीशन में क्या होता है कि उस टाइम तक क्या होता है, बेसिकली इकोनॉमिक्स में ना मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट नहीं था, मतलब नेशन इंटरेस्ट, गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट तब नहीं होती थी यूरोप और यूएस में। वहां पर एक जरूरत पड़ी कि हमें इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, माइक्रो और मैक्रो में, और उनको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को डिवाइड करने का कंसेप्ट ग्रेट डिप्रेशन के बाद में आया था, ये आपको याद रखना। और ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। 1930s में आर्थिक तंगी आई थी, कहां पर, यूएस और यूरोप वाले रीजन में, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3% से 25% तक रेज हो चुका था। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइक्रो और मैक्रो में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर बोलते हैं एडम स्मिथ को। किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को, ये याद रखना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ कहते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं, और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ कहते हैं, आपको याद रखना। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं। बुक का नाम है एंड इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, और थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट। तो दो इनकी बुक है। एक बुक का नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कि जो देश हैं उनकी वेल्थ का रीजन क्या है। ठीक है, मतलब इस बारे में इंक्वायरी करनी है कि नेचर और कॉज क्या है वेल्थ ऑफ नेशंस का। और थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स भी इनकी बुक है, बट आपके लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है ना वो इसी बुक से निकला है। ठीक है, तो ये एडम स्मिथ की बुक है। फिर फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है जेएम कैनिस को, जॉन मेनार्ड कैनिस को। इन्होंने एक बुक लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। देखो, ये बुक ना, ये कहां से इंस्पायर हुए थे? ग्रेट डिप्रेशन से। जब ग्रेट डिप्रेशन आया, उन्होंने देखा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उस चीज को इंस्पायर होकर उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में इन्होंने कंसेप्ट बताया था कि सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट ही हो। इकोनॉमिक्स का इंटरेस्ट सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ प्रॉफिट कमाओ। यहां पर नेशन का इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट रोल है, कि लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको भी फायदा हो। तो यहां से मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था। ठीक है, अभी हमने कुछ फैक्ट देखे अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक और फैक्ट बता देता हूं, ये जो टर्म है माइक्रो और मैक्रो, ये किसने दी थी? रेगनर फ्रिश ने। तो टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किसने दी हुई है? रेगनर फ्रिश ने। तो यहां तक तो ये फैक्ट है जो आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। अब आपको ना डिफरेंस पता होना चाहिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता क्या है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है वो हमें यहां पर देखना है। देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इसमें जो इकोनॉमिक एजेंट है, इकोनॉमिक एजेंट में कोई इंडिविजुअल भी आ सकता है, कोई फैमिली भी आ सकती है, कोई कंपनी भी आ सकती है। बट यहां पर जो लोगों का मकसद है ना, वो सिर्फ क्या है? प्रॉफिट ओरिएंटेशन। क्या मकसद है? प्रॉफिट ओरिएंटेशन। मतलब हर एक पर्सन यहां पर ट्राई करेगा टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। क्या कोशिश करेगा? कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो, अगर कोई एक प्रोड्यूसर है या सेलर बोल देते हैं, जो चीज को बना रहा है या बेच रहा है, और एक हमारे पास कंज्यूमर है। ठीक है, एक क्या है? कंज्यूमर है। ये दोनों मिलके ही मार्केट बनाते हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर मिलके एक मार्केट होती है, कोई भी ऐसी जगह जहां पर मनी रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हो, उसको मार्केट बोलते हैं। तो एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है। ठीक है, अब देखो, ये प्रोड्यूसर क्या करेगा? ये कोशिश करेगा मेरा सामान जितना सस्ता बने तो उतना मैंने बनाना है, मतलब सस्ते में बनाना है, मतलब खर्चा कम आना चाहिए उसको बनाने में। और बेचते वक्त वो चाहता है कि जितना महंगा बिक सकता है उतना महंगा मैंने इसको बेचना है, ताकि मुझे प्रॉफिट हो। तो ये अपना प्रॉफिट देख रहा है। कंज्यूमर क्या देख रहा है? कंज्यूमर देख रहा है एक तो मेरी सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाए, मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे सेटिस्फाई करे, और मुझे ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़े। तो दोनों अपना क्या देख रहे हैं? प्रॉफिट देख रहे हैं। तो ऐसी एक इकोनॉमी, ध्यान से सुनना, ऐसी एक इकोनॉमी जिस इकोनॉमी में सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखा जाता है, चाहे वो प्रोड्यूसर लेवल पे हो, चाहे वो कंज्यूमर लेवल में हो, उसकी स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। कभी ये नहीं सोचना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक इंडिविजुअल या सिर्फ फैमिली की स्टडी होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज की स्टडी भी यहां पर की जाती है। लार्ज कंपनीज जो होती हैं उनकी भी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। बट यहां पर क्या है कि उन कंपनीज का सिर्फ क्या होना चाहिए? अगर उनका सिर्फ यही एजेंडा है कि वो अपने स्टेक होल्डर्स, जो भी उसमें कंपनी में काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं का फायदा देखेगी, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखेगी, तो उसकी भी स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। अगर वो नेशन का इंटरेस्ट नहीं देख रही है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आएगा, ये आपको याद है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिंपली इकोनॉमिक एजेंट, चाहे वो इंडिविजुअल, फैमिली, कंपनी है, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, यही उसका कंसेप्ट है। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से ऊपर उठकर नेशन इंटरेस्ट को भी देखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेशन इंटरेस्ट को भी यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं देखा जाता अपना प्रॉफिट, प्रोड्यूसर अपना देख रहा है, कंज्यूमर नहीं, इसमें पूरे नेशन का इंटरेस्ट भी देखा जाता है। इस स्टडी को हम बोलते हैं, ये स्टडी किसमें इंक्लूडेड होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो यहाँ पर ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, जैसे इंडिया में आरबीआई है,
ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे क्या करे, और गवर्नमेंट भी इंटरवीन करके इस तरह से, जैसे आपको पता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, खाने को मतलब इजीली जो है सस्ते रेट पे लोगों तक पहुंचाया जाए, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही आता है और ये नेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है। तो इसकी स्टडी हम किस में करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सिर्फ जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ऊपर उठ के जब नेशन इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इसके बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या हम स्टडी करते हैं, देखो कंट्री की, एक कोई कंट्री की बात करें, जैसे इंडिया की टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है इंडिया में, प्लस इंडिया में कितना एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इस चीज की स्टडी हम कहां करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कंट्री पूरा कितना प्रोड्यूस कर रही है, जिसको जीडीपी वगैरह बोलते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना आप। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कितनी है, ठीक है, ये भी किसमें पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्लस अगर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल होता है जिसकी चीज की वजह से इन टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ सकता है, जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई के आने से आपको पता है एम्प्लॉयमेंट में भी फर्क पड़ेगा और टोटल प्रोडक्शन में भी फर्क पड़ेगा, उसकी भी हम स्टडीज यहां पर करेंगे। अगर सपोज करो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट चेंज करती है तो भी एम्प्लॉयमेंट में भी फर्क पड़ेगा, प्रोडक्शन में भी फर्क पड़ेगा। तो बेसिकली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंट्री लेवल पे टोटल प्रोडक्शन को भी देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट को भी देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि जैसे प्राइसेस के बढ़ने से, वेजेस के बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क पड़ता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत लार्ज टर्म है जिसमें सिर्फ आपका एजेंडा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, आपका नेशन इंटरेस्ट भी एजेंडा होता है। तो आई होप आज आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में जो फर्क है, जो एक लाइन है, वो आपको आज कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एग्जाम के लिए आपको एक तो फर्क पता ही होना चाहिए आपकी नॉलेज के लिए, प्लस आपको ये चीजें याद रखनी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ को कहा जाता है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी, ये बुक इंपॉर्टेंट है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है ना, वो भी यहाँ से ही अराइव माना जाता है। इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स भी इनकी बुक है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो फादर जॉन मैनार्ड केनेस को कहा जाता है, इनकी बुक जो है वो 1936 में लिखी गई, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आज का जो टॉपिक है, ये तो हमने देखा कि माइक्रो मैक्रो में क्या फर्क होता है। आज हम देखेंगे कि इकोनॉमी कितनी तरह की होती है, जो किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें कितनी टाइप्स होती हैं, इकोनॉमी कितनी तरह की हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम किसी इकोनॉमी को हम डिफरेंट वेज हैं ऑर्गेनाइज करने के, देखो आपको पता है ना, कभी आप किसी चीज को किसी बेसिस में क्लासिफाई करते हो, देन किसी और बेसिस में भी क्लासिफाई करते हो, इसी तरह हम इकोनॉमी को डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। बट अगर हमें परफेक्टली अगर इकोनॉमी को डिवाइड करना है तो तीन मेन टाइप्स आ सकती हैं इकोनॉमी की किसी भी देश में। एक होती है मार्केट इकोनॉमी, एक होती है नॉन मार्केट इकोनॉमी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में चलती है मिक्स्ड इकोनॉमी। आज हम देखेंगे कि मार्केट, नॉन मार्केट और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या फर्क होता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, ये चीज आपको समझनी है। जैसे कंट्रीज हैं, जैसे यूएस हो गया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूरोप के जो नेशन हो गए, यहाँ पर कौन सी चलती है, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट, ध्यान से सुन लो, आप पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर ये लाइंस में जो भी डेटा है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, मार्केट डिसाइड करती है, ठीक है। मार्केट में जो होगा उसी के बेसिस में जो है किसी भी कंट्री का कोई भी जो इकोनॉमी है वो मार्केट ही डिसाइड करेगी। कैसे, जैसे सपोज करो एक कोई गुड को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, ठीक है, वो उसके प्राइसेस क्या हैं उसके बेसिस में लोग उससे सामान खरीदेंगे, उसकी क्वालिटी क्या है उसके बेसिस में लोग उससे सामान खरीदेंगे। इसमें गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाएगा, गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं देगी। इस तरह की जो इकोनॉमी होती है जहां पर कोई भी गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन बाहर की नहीं होती है, सिर्फ मार्केट डिसाइड करती है। मतलब लोग देखते हैं अपना, मतलब प्रोड्यूसर्स अपना फायदा देखते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा महंगा बेचें, और कंज्यूमर ये देखते हैं कि हम कम रेट और अच्छी क्वालिटी की चीज बेचें। अगर मार्केट के बेसिस में इकोनॉमी चलती है, दैट इज नोन एज मार्केट इकोनॉमी। और ये कहां पर होती है, कैपिटलिस्ट, इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। और यहाँ पर कौन सी कंट्रीज में चलती है आपको पता है, यूएस, यूरोप में, जैसे यूके वगैरह, जितनी भी यूरोप में कंट्रीज है मैक्सिमम में मार्केट इकोनॉमी ही चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, सच इकोनॉमिक सिस्टम नीड्स टू बी रेगुलेटेड बाय कंपटीशन। तो मार्केट में जो कंपटीशन है, देखो अगर कोई एक दुकानदार है वो सामान को सस्ता बेच रहा है, दूसरा महंगा बेच रहा है, क्वालिटी सेम है, तो आप सस्ते के पास ही जाओगे ना। तो यहाँ पर मार्केट काम कर रही है, तो मार्केट के बेसिस में चल रहा है, तो दैट इज नोन एज मार्केट इकोनॉमी। एडम स्मिथ ने ये कंसेप्ट लाया था। इस कंसेप्ट को पहली बार ओरिजिनेशन इस कंसेप्ट की बोली जाती है कि जो एडम स्मिथ की बुक है, जनरल थ्योरी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस वाली बुक जो है, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उस बुक में इस कंसेप्ट को उन्होंने लिखा था, मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कंसेप्ट में। देखो ये जो कंसेप्ट है ना, इसको एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। देखो ये पॉलिसी है बेसिकली लेजे फेयर की। लेजे फेयर का मतलब होता है लीव इट अलोन,
किसी चीज को ऐसे ही छोड़ देना, मतलब कोई इंटरफेयर नहीं करना। तो जब आप मार्केट को ऐसे ही छोड़ देते हो, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते, इंटरफेयर मतलब कौन करता है, बेसिकली गवर्नमेंट करती है, या गवर्नमेंट द्वारा स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे आरबीआई, सेबी, वो करते हैं ना इंटरफेयर आपके मार्केट में। तो हमारे इंडिया में ऐसे ही होता है। बट अगर आप क्या करो, अगर आप किसी भी कंपनी को अलोन छोड़ दो कि वो अपने लेवल पे जो करना चाहे करे, मार्केट जो काम करना चाहे करे, गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, इस कंसेप्ट को बोलते हैं लेजे फेयर। ये एक फ्रेंच वर्ड लिया गया, इसका मतलब होता है लीव इट अलोन। तो मार्केट इकोनॉमी किस कंसेप्ट में चलती है, लेजे फेयर के कंसेप्ट में, ये आपको याद रखना है। तो इनका मेन एजेंडा क्या होगा, अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो नेशन इंटरेस्ट तो देखेंगे नहीं, सारे अपना अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो इनका जो मेन एजेंडा है दैट इज प्रॉफिट ओरिएंटेशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां से एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, जैसे मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कहते हैं, कहां पर चलती है, ये कैसे रेगुलेट होती है, कंपटीशन प्रिवेलिंग इन मार्केट। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन से इसका कंसेप्ट लिखा था, इसका कंसेप्ट वहां से ओरिजिनेट हुआ। और ये पॉलिसी ऑफ लेजे फेयर को रिप्रेजेंट करती है, मतलब लीव इट अलोन, गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जैसे बाकी सब्जेक्ट होते हैं फैक्चुअल डेटा आता है, फैक्चुअल चीज पूछ ली जाती है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में, वहां पर ना ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं की जाती। बट इकोनॉमी में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, यहां पर फैक्चुअल से ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैटर करती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी। तो देखो ये इसका उल्टा है, पूरा इसका उल्टा है। मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती है, नॉन मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की ही इंटरवेंशन होती है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि आपने क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसी इकोनॉमी कहां पर है, नॉन मार्केट इकोनॉमी। ये कहां पर है आपको पता ही है, रशिया में नॉन मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट है, चाइना में नॉन मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट है। ठीक है, अब नॉन मार्केट इकोनॉमी को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये हायर लेवल का हो गया फॉर डिफरेंट एग्जाम। देखो नॉन मार्केट इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती है सोशलिस्ट मॉडल, एक होता है कम्युनिस्ट मॉडल। ठीक है, कम्युनिस्ट मॉडल चलता है चाइना में और सोशलिस्ट मॉडल चलता है रशिया में। ठीक है, तो नॉन मार्केट इकोनॉमी को सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मॉडल में हम डिवाइड करते हैं। सोशलिस्ट मॉडल वो होता है जहां पर स्टेट की ऑनरशिप होती है ओनली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे लैंड हो गया और भी जितने भी वाटर हो गया, इन सब नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, स्टेट का कंट्रोल होता है। और स्टेट की मर्जी के बिना आप वहां से मतलब लैंड को यूज नहीं कर सकते, स्टेट ही बताएगा किस तरह से यूज होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनपे अगर स्टेट का कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल है, दैट इज नोन एज सोशलिस्ट मॉडल। ये कहां पर चलता है, रशिया में। बट कम्युनिस्ट मॉडल में क्या होता है, लैंड के ऊपर मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर तो कंट्रोल गवर्नमेंट का है, बट लेबर भी किस तरह से मोबिलाइज हो जाएगी उस पे भी किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट में। तो आपको पता है चाइना में ये कम्युनिस्ट मॉडल ही चलता है, लेबर उसके रिलेटेड जो भी होगा वो सारा भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो ऐसे मॉडल को बोलते हैं कम्युनिस्ट मॉडल। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज मतलब लैंड को तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर ही रही है, वाटर को भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, बट लेबर को भी यहाँ पर कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। वो कौन सा कंसेप्ट कहां पर आ जाता है, नॉन मार्केट इकोनॉमी के कम्युनिस्ट मॉडल। बट दोनों ही नॉन मार्केट इकोनॉमी के अंडर आते हैं। यहां पर क्या देखा जाता है, यहां पर सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं देखी जाती, यहां पर पब्लिक वेलफेयर भी देखा जाता है, इस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है। और ये एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब जो गवर्नमेंट है एट द सेंटर में जो बैठी हुई है, जैसे इंडिया में जैसे गवर्नमेंट जो सेंटर में है वही प्लान करती है कि किस तरह से इकोनॉमी रन करेगी। जैसे 5 ईयर प्लान्स आते थे, पहले आते थे 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, प्लानिंग कमीशन आता है जिसको बाद में रिप्लेस करके नीति आयोग बन गया। तो ये 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट हमने कहां से लिया, रशिया से। एक सोशलिस्ट कंसेप्ट है, वो एक नॉन मार्केट इकोनॉमी है, वहां पर कंट्री डिसाइड करती है कि अगले 5 सालों में हमें क्या काम करना है। ठीक है, बट यूएस में ऐसा नहीं होता है। यूएस में क्या है कि डिफरेंट कंपनीज हैं, तभी तो यूएस की कंपनीज बहुत ज्यादा एडवांस है। क्यों एडवांस है, क्योंकि उनको फ्री मिला हुआ कि वो अपनी मार्केट विल पे काम करें, उसमें गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे स्पेस एक्स, टेस्ला कंपनी आ गई, एलोन मस्क की जो कंपनीज हैं वो कैसे देखो अपने लेवल पे कितना दूर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनमें कोई इतना इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, इतने उनके टैक्सेस वगैरह में इतना इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की नहीं होती है, तो वो अपने किस लेवल पे वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आपने कभी सुना है ऐसे किसी रशिया की कंपनी का नाम, जो प्राइवेट कंपनी है वो बहुत बड़ी, किसी कंपनी का नाम सुना है, नहीं सुना होगा। बट अमेरिका की कंपनीज का सुना होगा, क्योंकि अमेरिका की कंपनीज मार्केट ओरिएंटेड है, वहां पर गवर्नमेंट इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। बट जो ये सोशलिस्ट नेशंस होते हैं वहां पर गवर्नमेंट की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब यहां पर क्या है, मार्केट मतलब देखो इंडिया में चलता है मिक्स्ड इकोनॉमी वाला केस, मैं आपको बता देता हूं। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट भी जो 1930 की ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद ये देखा गया था कि देखो ना, यूएस में
अचानक अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ गया, क्योंकि वहां पर क्या था, पूरा कैपिटलिस्ट फॉर्म था। बट फिर वहां पर सोचा गया कि नहीं, थोड़ा बहुत ना गवर्नमेंट का भी ऐसे रेगुलेशन होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा जो है मार्केट नहीं छोड़ देनी चाहिए, और बिल्कुल भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए कंट्रोल। जैसे रशिया में पूरा गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है, तो रशिया की इकोनॉमी देखो कोलैप्स मतलब हो जाती है। बट अगर हम बात करें यूएस की, तो वहां पर पहले पूरा ही कैपिटलिस्ट वाला फ्लो था। बट 1930 ग्रेट डिप्रेशन के बाद सोचा गया कि एक मिक्स्ड तरह की इकोनॉमी होनी चाहिए। आल्दो यूएस में मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, बहुत प्राइवेट एंड पब्लिक प्लेयर्स होते हैं। देखो, प्राइवेट कंपनीज भी हैं इंडिया में, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस वगैरह हो गया, तो प्राइवेट कंपनीज अपने लेवल पे काम करती हैं। बट बहुत सारी पब्लिक कंपनीज भी हैं जो लोगों का वेलफेयर देखती हैं, और प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी जो गवर्नमेंट है उनका थोड़ा बहुत इंटरवेंशन रहता ही है इंडिया में। तो इस तरह की इकोनॉमी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर बहुत प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर सपोज करो हम हॉस्पिटल, एजुकेशन, अगर हम हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज या एजुकेशन की सर्विसेज, ये सारी अगर हम क्या कर दें, ये सारी हम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में छोड़ दें, तो आपको पता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट कितने चार्जेस करते हैं? आपको पता है जो हॉस्पिटल्स होते हैं प्राइवेट, वो कितने ज्यादा चार्जेस करते हैं? क्या एक पुअर पर्सन जो है अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है। तो ये पब्लिक के अंडर आ जाते हैं और कुछ प्राइवेट भी होते हैं। तो आई होप आपको मार्केट, नॉन मार्केट, मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट समझ आया होगा। देखो आज मैंने लेक्चर को सिर्फ स्मॉल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ही रखा है। कल के बाद हम कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चाहे वो इन्फ्लेशन का होगा, नेशनल इनकम का होगा। एक मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इंडियन इकोनॉमी की जो प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स की, आप उसको जरूर विजिट करें। वहां पर कुछ टॉपिक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करे हुए और एमसीक्यूज के साथ एक्सप्लेन करे हुए हैं, तो वापिस मैं बार बार उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि जरूरत है किसी टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेनेशन की, तो मैं उसको जरूर करूंगा। आप उनको कवर कर लें, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वहां पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज भी मैंने करवाए हुए हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट, आप प्लेलिस्ट में विजिट करें अगर आप किसी भी सेंट्रल लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन करें या यूटी लेवल, जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी की प्रिपरेशन करें, तो आपके पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। प्लस वहां पर डेली न्यूज़पेपर शेयर किया जाता है, क्विज भी होते हैं आपके लिए, तो पीडीएफ वगैरह भी हम वहीं पर शेयर करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।